क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है? अलार्म बजते ही आप उठते हैं, रसोई में जाते हैं, केतली चढ़ाते हैं और चाय की चुस्की लेते हैं। फिर नाश्ते की मेज पर रखे नमक के पैकेट को देखते हैं। घर से बाहर निकलते हैं, सड़क पर दौड़ती गाड़ियों के बीच से गुजरते हैं। इन सब के पीछे एक ही नाम है, टाटा। ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि 200 सालों का सफर है। एक ऐसा साम्राज्य जो रातों रात खड़ा नहीं हुआ। ये कहानी है उस भरोसे की जो हर भारतीय के घर के कोने कोने में मौजूद है। क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से गांव से शुरू होकर यह नाम देश की धड़कन कैसे बन गया? आज हम भारत के सबसे पुराने और भरोसेमंद व्यापारिक घराने की जड़ों को टटोलेंगे। हम उस नींव की बात करेंगे जिस पर आज का आधुनिक भारत खड़ा है। 200 साल पहले की वो शुरुआत जिसने व्यापार की परिभाषा बदल दी। चलिए उस दौर में चलते हैं जहां से इस विशाल विरासत की पहली ईंट रखी गई थी। कहानी की जड़ें 1822 में गुजरात के एक छोटे से गांव में मिलती हैं। नुसीरवानजी टाटा का जन्म एक पुजारी परिवार में हुआ था। उनके पुरखों का काम मंदिर की वेदी तक सीमित था, लेकिन नुसीरवानजी की निगाहें क्षितिज के पार थीं। उन्होंने पारंपरिक जीवन की सीमाओं को पीछे छोड़ने का फैसला किया। 20 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पत्नी और छोटे बच्चे को साथ लिया और मुंबई की ओर रुख किया। उस समय का मुंबई अवसरों और चुनौतियों का एक धुंधला जाल था। नुसीरवानजी ने सूती कपड़ों के व्यापार में कदम रखा। ये कोई आसान रास्ता नहीं था। उन्होंने धूल भरी गलियों में घंटों बिताए, व्यापारियों से मोलभाव किया और बाजार की नब्ज को समझा। हर दिन की मेहनत का एक ही लक्ष्य था, अपने बेटे जमशेदजी के लिए एक मजबूत आधार तैयार करना। उन्होंने मुंबई की तंग गलियों में अपनी साख बनाई। वे जानते थे कि आज का ये संघर्ष आने वाले कल की नींव है। उन्होंने अपने बेटे को शिक्षा के बेहतर अवसर दिए ताकि आने वाली पीढ़ी उस व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जा सके। नुसीरवानजी ने जो बीज बोया था वह धीरे धीरे एक वटवृक्ष बनने की तैयारी कर रहा था। नुसीरवानजी ने जो राह दिखाई, जमशेदजी ने उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 1859 में जब हवाई यात्रा का नामो निशान नहीं था, जमशेदजी ने समुद्र पार हांगकांग की यात्रा की। उन्होंने व्यापार की दुनिया को करीब से देखा और भारत लौटने पर अपनी दृष्टि को हकीकत में बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने सूती मिलों की स्थापना की, लेकिन वे यहीं नहीं रुके। उनकी नजरें भारत की औद्योगिक आत्मनिर्भरता पर टिकी थीं। उन्होंने भारत के पहले स्टील प्लांट का खाका खींचा और मुंबई के समुद्र तट पर ताज होटल की नींव रखी। वे पत्थरों को जोड़कर सिर्फ इमारतें नहीं बना रहे थे, बल्कि एक आधुनिक राष्ट्र का ढांचा तैयार कर रहे थे। उस दौर में जब कारखानों में मजदूरों को मशीनों का हिस्सा समझा जाता था, जमशेदजी ने एक नई लकीर खींची। उन्होंने भविष्य निधि की शुरुआत की, दुर्घटना बीमा लागू किया और परिवार कल्याण की सुविधाएं दी। उन्होंने काम के घंटों को सीमित किया और मजदूरों के रहने के लिए बेहतर आवास बनाए। वे मुनाफा कमाने के लिए मजदूरों का शोषण नहीं करते थे, बल्कि ये सुनिश्चित करते थे कि हर हाथ जो उनके लिए काम कर रहा है वह सम्मान के साथ जिए। उन्होंने व्यापार में मानवीय संवेदनाओं को सबसे ऊपर रखा। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान टाटा का व्यापार एक रॉकेट की तरह ऊपर उठा। सूती मिलों की मांग आसमान छू रही थी और मुनाफे के आंकड़े हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहे थे। लेकिन युद्ध की आग जैसे ही ठंडी हुई, वैश्विक बाजार में एक जोरदार झटका लगा। मांग अचानक गायब हो गई। गोदामों में पड़ा माल बेकार हो गया और कीमतें फर्श पर आ गिरी। देखते ही देखते जो साम्राज्य कल तक अटूट लग रहा था वह रेत के महल की तरह ढहने लगा। मुंबई के दफ्तरों में सन्नाटा पसर गया। निवेशकों के बीच भगदड़ मच गई। लोग अपने पैसे वापस मांगने के लिए दफ्तरों के बाहर जमा होने लगे। हर चेहरे पर डर था, हर हाथ में कागजात थे जो उनकी डूबी हुई पूंजी का सबूत थे। गलियों में चर्चाएं तेज हो गईं कि टाटा का व्यापार अब कभी नहीं संभलेगा। बैंकों ने दरवाजे बंद कर लिए और साख का संकट गहरा गया। जमशेदजी के सामने खड़ी ये चुनौती सिर्फ एक व्यापारिक घाटा नहीं थी, बल्कि उनके द्वारा बनाए गए भरोसे का पूरी तरह खत्म हो जाना था। चारों तरफ अनिश्चितता का घना कोहरा था और हर कोई ये देख रहा था कि क्या ये व्यापारिक घराना इस सुनामी को झेल पाएगा या पूरी तरह मिट जाएगा। भीड़ का शोर दफ्तर के गलियारों में गूंज रहा था। निवेशक चिल्ला रहे थे, अपनी पूंजी डूबने के डर से वे जमशेदजी को घेर कर खड़े थे। जमशेदजी ने एक मेज पर हाथ रखा, गहरी सांस ली और शांत भाव से भीड़ की ओर देखा। उन्होंने अपनी जेब से कागजात निकाले और उन्हें मेज पर पटक दिया। उन्होंने घोषणा की कि वे हर एक निवेशक का पैसा वापस लौटाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपना सब कुछ दांव पर क्यों न लगाना पड़े। उस क्षण दफ्तर में सन्नाटा छा गया। जमशेदजी ने अपनी व्यक्तिगत तनख्वाह शून्य कर दी। उन्होंने अपने खर्चों को काट दिया और अपनी सारी संपत्ति को कर्ज चुकाने के काम में लगा दिया। ये सिर्फ एक व्यापारिक निर्णय नहीं था, बल्कि साख बचाने की एक लड़ाई थी। महीनों तक उन्होंने एक एक पाई का हिसाब चुकता किया।
जब आखिरी निवेशक को उसका पैसा मिला तो बाजार का रुख बदल चुका था। मुनाफे की अंधी दौड़ के बीच उन्होंने नैतिकता को सबसे ऊपर रखा। उनकी इस ईमानदारी ने लोगों के मन में टाटा नाम के प्रति एक अटूट भरोसा पैदा कर दिया। ये हार के कगार से वापसी की कहानी थी, जिसने साबित कर दिया कि एक व्यापारी के लिए उसकी प्रतिष्ठा ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। 1904 में जमशेदजी के निधन के बाद अकमान उनके बेटे दोराबजी टाटा के हाथों में आई। स्टील प्लांट का अधूरा सपना अब उनकी जिम्मेदारी थी। उन्होंने भट्टियों को फिर से धधकाए पिघले हुए लोहे की धार को सांचों में ढलते देखा और भारत की पहली बड़ी स्टील इकाई को धरातल पर उतारा। प्रथम विश्व युद्ध की आहट के साथ ही टाटा स्टील की उत्पादन क्षमता ने ब्रिटिश सेना की रसद जरूरतों को पूरा किया। एक ब्रिटिश नेता ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि टाटा स्टील की आपूर्ति ने युद्ध के मोर्चे पर उन्हें बचा लिया। इसके बाद कमान जेआरडी टाटा के हाथों में आई। वे एक जुनूनी पायलट थे। उन्होंने कॉकपिट में बैठकर भारत की पहली एयरलाइन की नींव रखी। उनके लिए विमान का उड़ान भरना केवल एक व्यापार नहीं था, बल्कि भारत को आधुनिकता की ऊंचाई पर ले जाने का एक जरिया था। उन्होंने 52 वर्षों तक समूह का नेतृत्व किया। हर निर्णय में राष्ट्र निर्माण को प्राथमिकता दी। वे आसमान में विमान उड़ाते हुए नीचे बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पिरोने का सपना देख रहे थे। टाटा का साम्राज्य अब केवल जमीन की फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने बादलों के ऊपर अपना विस्तार कर लिया था। 1991 में जब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोले तो रतन टाटा ने एक नई चुनौती स्वीकार की। उन्होंने टाटा समूह को केवल भारत तक सीमित रखने के बजाय दुनिया के नक्शे पर उतारने का फैसला किया। ये एक बड़ा दांव था। उन्होंने कलम उठाई और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया में कदम रखा। सबसे पहले उन्होंने चाय की दुनिया के बड़े नाम टेटली को अपने नियंत्रण में लिया। इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश ऑटोमोबाइल के 2 दिग्गज ब्रांडों जगुआर और लैंड रोवर को खरीदने का साहसी निर्णय लिया। जब उन्होंने इन कंपनियों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए तो दुनिया भर के बाजार हैरान रह गए। उन्होंने इन ब्रांडों की तकनीक को समझा, उनके कारखानों का दौरा किया और अपनी कार्यप्रणाली के साथ उन्हें जोड़ा। लंदन की सड़कों पर दौड़ती टाटा की गाड़ियां और दुनिया के हर कोने में पहुंचती उनकी चाय ने यह साबित कर दिया कि भारतीय व्यापार अब किसी से पीछे नहीं है। एक शाम मूसलाधार बारिश हो रही थी। रतन टाटा अपनी कार की खिड़की से बाहर देख रहे थे। सड़क पर एक स्कूटर फिसलते हुए आगे बढ़ रहा था। उस पर एक परिवार बैठा था। पिता स्कूटर संभाल रहे थे। मां ने एक छोटे बच्चे को अपनी गोद में कसकर पकड़ रखा था और वे चारों बारिश की मार झेल रहे थे। उस दृश्य ने रतन टाटा को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने कार रोकी और उस परिवार की असुरक्षा को महसूस किया। उसी पल उनके दिमाग में एक विचार ने जन्म लिया। उन्होंने तय किया कि वे एक ऐसी गाड़ी बनाएंगे जो मध्यम वर्गीय परिवारों की पहुंच में हो। उन्होंने इंजीनियरों को बुलाया और एक ही लक्ष्य रखा, आम आदमी के लिए सुरक्षित सफर। टाटा नैनो का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। हालांकि बाजार में ये गाड़ी अपनी जगह नहीं बना पाई, लेकिन उस दिन बारिश में भीगते उस परिवार को देखकर लिया गया ये निर्णय इतिहास में दर्ज हो गया। ये साबित हो गया कि टाटा के लिए व्यापार का अर्थ केवल बैलेंस शीट में मुनाफा जोड़ना नहीं, बल्कि सड़क पर चलते हर आम इंसान की सुरक्षा और गरिमा की रक्षा करना है। टाटा की ये यात्रा 200 वर्षों के संघर्ष और अटूट संकल्प की गाथा है। नुसीरवानजी के छोटे से व्यापार से शुरू होकर आज ये समूह एक विशाल वृक्ष बन चुका है, जिसकी जड़ें ईमानदारी और भरोसे की जमीन में गहराई तक धसी हैं। जमशेदजी ने जो नींव रखी थी उसे दोराबजी ने मजबूती दी, जेआरडी ने उसे नई ऊंचाइयां दी और रतन टाटा ने उसे वैश्विक पहचान दिलाई। ये केवल कंपनियों का एक समूह नहीं है, बल्कि ये भारत के औद्योगिक इतिहास का वो पन्ना है जिसे सेवा के स्याही से लिखा गया है। जब भी कोई टाटा का नाम लेता है तो वो केवल एक ब्रांड का नाम नहीं लेता, बल्कि उस भरोसे को याद करता है जो हर भारतीय के मन में बसा है। उन्होंने स्टील के कारखाने खड़े किए, आसमान में विमान उड़ाए और सड़क पर चलते आम आदमी की सुरक्षा की चिंता की। मुनाफा उनके लिए कभी भी एकमात्र लक्ष्य नहीं रहा, बल्कि राष्ट्र का विकास और समाज की उन्नति ही उनका असली प्रतिफल था। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि टाटा ने सिर्फ व्यापार नहीं किया, उन्होंने एक राष्ट्र का निर्माण किया है। ये विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है।